तमाम हाथ पैर मारने के बावजूद, जोड़ तोड़ और प्रचार तंत्र के बावजूद आगामी 2 मई को बीजेपी के लिए ज़्यादा उम्मीद है, कम से कम मुझे तो नहीं दिख रही। जहाँ तक मेरे अंतर मन का एनालिसिस कहता है, पश्चिम बंगाल में त्रिशंकु सरकार आने वाली है। ऐसा मैं किस आधार पर कह रहा हूँ, ये हमारी आज की चर्चा का विषय है। आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा सीमाएं पार करते हुए अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और कुछ हद तक सही भी है। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर अपनी घुसपैठ बढ़ानी है, अपना प्रभाव बढ़ाना है, तो पश्चिम बंगाल उसके लिए एक गेटवे की तरह है। शुरू में सभी को ऐसा लग रहा था कि ममता दीदी को रिप्लेस करके बड़े आसानी से भाजपा अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, चरण चलते जा रहे हैं, चुनावों के वोटों का जो रुझान सामने आ रहा है, पता नहीं क्यों कम से कम मुझे ऐसा बहुत स्पष्ट रूप से लगता जा रहा है कि राज्य में त्रिशंकु सरकार बनने जा रही है, जिसे हंग पार्लियामेंट भी कहा जाता है। मेरे विचार से इसके 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो चुनाव प्रणाली है और उसमें समाज का जो योगदान रहता है, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो लोग चर्चाएं करते हैं, विश्लेषण करते हैं और कई मामलों में समाज और सरकार को कोसते रहते हैं, उसका बहुत बड़ा वर्ग वोट करने जाते ही नहीं है। यानी जो भद्र लोग कहलाता है, जो बहुत अमीर और मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, उनमें वोट करने का प्रतिशत काफ़ी कम होता है। जो वोट करने जाते हैं उसमें निम्न वर्ग के लोग, जिन्हें हम पिछड़े, ओबीसी, दलित वगैरह कहा जाता है, वो जाते हैं या ले जाए जाते हैं, जो भी कुछ है, और वो एक अपनी पर्सनल अवधारणा के तहत वोट देते हैं, या कहा जाए तो उनसे वोट दिलवाए जाते हैं। तो ये ऐसी स्थिति को देखते हुए बीजेपी का वर्तमान जो सिनेरियो मेरे हिसाब से बन रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी एक जो जादुई आंकड़ा है उसे पार कर पाएगी। हालांकि मैं प्रशांत किशोर की तरह ये भी नहीं कहूँगा कि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जादुई आंकड़े को पार करके स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी। मेरे विचार से इसमें 3 पहलू काम कर सकते हैं। पहला ये है कि जो पढ़े लिखा वर्ग है, जैसे भद्र लोग कहा जाता है, वो जब वोट करने के लिए जाएगा तो उसके मन में एक सहज प्रश्न यही है कि बीजेपी और कांग्रेस यानी टीएमसी में अंतर क्या है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी में आज जितने भी लोग आगे चल के मंत्री बनेंगे सरकार में, यानी मुख्यमंत्री भले ही बीजेपी का कोई व्यक्ति होगा, पर जो मंत्री लोग बनेंगे उसमें ज़्यादातर लोग वही होंगे जो पहले टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस में थे। तो उनकी कार्यप्रणाली पिछले 10 साल से जनता देख रही है, उसमें बीजेपी के कंट्रोल की वजह से कितना परिवर्तन आ पाएगा, ये लोगों के मन में एक संदेह पैदा करता है। तो उनको जो बीजेपी का एक जादुई करिश्मा था बदलाव के लिए, वो धार कुंद पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। लोगों के मन में बीजेपी की आक्रामक शैली का जो प्रभाव शुरू में छाया था, धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ता दिख रहा है और ममता दीदी का जो विक्टिम कार्ड वाला असर है वो ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों के मन में एक
अनोखी भावना सी आती जा रही है कि बेचारी ममता दीदी, सारे के सारे महारथी इसी के पीछे पड़े हुए हैं और ममता दीदी बड़ी कुशलता से अपने आप को अभिमन्यु की तरह विक्टिम दिखाने का पूरा प्रयास करने में सफल रही हैं। अब बात आती है निम्न वर्ग की, जो समूह बनाकर वोट डालने जाते हैं या उन्हें ले जाया जाता है। तो देखिए, ये जो समूह है ख़ास तौर से इसको तर्कों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। यहाँ ज़्यादातर काम भावनाओं से चलता है। तो जैसे जैसे ये समय निकलता जा रहा है, दौर पूरे होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी का जो पैर वाला सिनेरियो था, जादू था, लोगों के मन में छाता जा रहा है। भले ही वो कितना भी नकली था, भले ही वो कितना भी झूठा था, पर उसका असर अब आगे आने वाले चरणों में काफ़ी दिखाई पड़ता जा रहा है। तीसरे विपक्षी दल, यानी मैं गैर बीजेपी दलों को विपक्षी ही कहूँगा, हालांकि वहाँ पर वो विपक्षी नहीं है, पर वो लोगों के दिमाग में ये बिठाने में सफल रहे हैं कि बीजेपी के सभी लोग बाहरी हैं, बाहर के हैं और ये लोग एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को रिप्लेस करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, सारी रणनीति अपना रहे हैं और उसमें लोगों की सेहत, कोरोना और इन चीज़ों का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं और ये समझाने में वो लोगों को सफल होते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, चुनाव जो होता है वो एक रणनीति के तहत जीता जाता है। तो जहाँ तक एक और फैक्टर जो सभी लोगों को बराबर से मेरे विचार में प्रभावित कर रहा है कि जो मोदी पार्ट 2, इसमें कई बहुत सारे लोगों को जो कट्टर भाजपाई समर्थक थे उनको भी कुछ हद तक निराशाएं हाथ लगी हैं। कई बार ऐसी स्थिति आई कि सरकार ठीक से मामलों को संभाल नहीं पाई और अनावश्यक विस्तारवादी दिशा की तरफ ज़्यादा जोर दिया गया। तो ये भी फ़र्क जो है, ये विचारधारा भी काफ़ी हद तक लोगों को असर डाल रही है और उन्हें मजबूर कर रही है एंटी बीजेपी हो जाने के लिए। एक अकेले मोदी की छवि है तो मोदी किस किस मोर्चे पर कितनी बार लड़ेंगे, ये भी एक देखने की बात है, क्योंकि कोई भी जादू जो होता है वो लंबे समय तक कायम रखना उतना ज़्यादा संभव नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरा विचार यही है कि आगामी 2 मई को और स्पष्ट हो जाएगा और जैसी सामान्य धारणा है, जितना प्रयास बीजेपी वालों ने किया है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है भगवान करे उन्हें मेहनत का फल मिले। लेकिन अभी जो धारणाएं और स्थितियां चल रही हैं और जैसे से ये चुनाव अपने अंतिम स्थितियों में पहुंच रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इन सब कारणों को देखते हुए कि बहुत मुश्किल है बीजेपी का जादुई आंकड़े को पार करना। मेरा विचार यह है कि बीजेपी 150 या उससे कम सीटों पर ही अपना स्थान ले पाएगी। अब एक सवाल में यहाँ पर और हमारे सामने आता है कि अगर बीजेपी जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाई, उस स्थिति में क्या होगा। देखिए, अब बीजेपी को जो भी अलायंस वगैरह करने थे वो पहले ही कर चुकी है और अब उसके अगर अपना आंकड़ा बढ़ाने के लिए वो कुछ लोगों से अलायंस करे तो ऐसे कोई लोग स्पष्ट रूप से अभी नज़र में नहीं आते हैं। हाँ, टीएमसी के सामने ऑप्शन खुले हुए हैं, वो कांग्रेस को भी अपने साथ जोड़ सकती हैं, यहाँ तक कि वो वामपंथी दलों को भी अपने साथ जोड़ लेंगी। ओबीसी और भी जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो सब एक हो जाएंगे एंटी बीजेपी कैंपेन के तहत। लेकिन बीजेपी अकेली पड़ जाएगी। तो अगर जादुई आंकड़ा पार नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए सरकार बना पाना मेरे विचार से दिनों दिन मुश्किल दिखता जा रहा है। हाँ, चमत्कार तो सभी जगह होते हैं और चमत्कार को नमस्कार भी किया जाता है। जाते से पहले मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने एक दिन के लिए
ममता दीदी को चुनाव प्रचार से रोक लगाकर वंचित किया था। तो उस दिन उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया था और पेंटिंग्स बनाई थी। तो दोस्तों, वैसे मैं ममता दीदी का काफ़ी प्रशंसक हूँ। मोदी जी की तरह वो भी काफ़ी संघर्ष के बाद आगे आई हैं और अपनी ज़िंदगी में एक गरीब परिवार से शुरू करके और काफ़ी संघर्ष किए हैं और बहुत सफलताएं भी उन्होंने प्राप्त की हैं, जिनको किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता है। वो पुस्तकें भी लिखती हैं, 102 के आसपास अलग अलग भाषाओं में उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। ओवरऑल वो एक पेंटर भी बहुत अच्छी हैं। बहुत सारी पेंटिंग्स उनकी काफ़ी नाम और दाम दोनों ही कमा चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, धरने के दिन बैठकर उन्होंने जो पेंटिंग बनाई, उसमें वो क्या कहना चाहती हैं ये मेरी समझ में तो नहीं आया। मैं पेंटिंग आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप देखिए और जोर लगाइए कि दिमाग पर कि उसमें क्या कहना चाह रही हैं। बहुत लोगों ने ट्रोल किया, बहुत लोगों ने अपने अपने व्यू बताए, कई लोगों ने पॉजिटिव व्यू भी बताए हैं, बहुत लोगों ने नेगेटिव व्यू भी बताए हैं, लेकिन और कई लोगों ने डबल मीनिंग वाले व्यूज़ भी बताए हैं। तो सच मानिए, उस पेंटिंग में क्या कहना चाह रही हैं मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप समझ के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ममता दीदी इस पेंटिंग के थ्रू क्या कहना चाह रही हैं। तो इस पेंटिंग दर्शन के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं, इस विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। नमस्कार।